नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली क्रोएशिया यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया और आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे मानवता का दुश्मन बताया। भारत और क्रोएशिया ने कृषि, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना के लिए समझौते किए। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत 110 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर पहली विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंची। ईरान में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने से इसराइल ईरान संघर्ष तेज। ईरान ने चेतावनी दी, इससे व्यापक युद्ध शुरू होगा। और सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की डीलिस्टिंग और सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश में सुविधा सहित प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया में श्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध से समाधान नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा की। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। प्रधानमंत्री ने जहाज निर्माण, साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बल दिया। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग में नया अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा ऐतिहासिक उपलब्धियों और रणनीतिक संवादों से परिपूर्ण रही। जाग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से अलग अलग मुलाकातें की। राष्ट्रपति मिलानोविच के साथ बातचीत में वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षीय सहयोग पर विशेष बल दिया गया। दोनों नेताओं ने शिक्षा, संस्कृति और रणनीतिक साझेदारी में नई ऊर्जा भरने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ मंत्रिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग जैसे अहम विषयों पर ठोस कदम उठाए जाने पर सहमति हुई। कृषि, विज्ञान और संस्कृति पर 4 MOU इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि रहे। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने का संदेश दिया और क्रोएशिया द्वारा भारत को संकट के समय दिए गए समर्थन पर आभार जताया। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच द्वारा आयोजित गाला डिनर ने दोनों देशों के बीच मित्रता को और प्रगाढ़ किया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत क्रोएशिया संबंधों में एक मजबूत मील का पत्थर बनकर उभरी है और आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जाग्रेब, क्रोएशिया से संजीव सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
ईरान से निकाले गए 110 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एक विमान आज तड़के नई दिल्ली पहुंचा। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचने में मदद की। भारतीय राजनयिक मिशनों की देखरेख में ये सभी विद्यार्थी सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। ये विद्यार्थी कल दोपहर विशेष विमान से येरेवन से रवाना हुए थे। ईरान से लौटे विद्यार्थियों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम तमहीदुल इस्लाम है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से है और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स के। उन्होंने बहुत आली खदमत हमारी की और हमें यहाँ तक फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाया है। मेरा नाम मरियम रोज़ है, मैं दिल्ली से हूँ। इंडियन एम्बेसी ने बहुत स्मूथली हमें निकाला वहाँ से। हम बहुत थैंकफुल हैं उनके, इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, कि उन्होंने हमें निकाला, इवैक्यूएट किया। My name is Zahran Bhatt. I am from Jammu and Kashmir. I am really thankful for India. They did really a great job. They evacuated us really quickly and I am feeling so happy on my soil, on my land. Thank you very much. ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास के आपात हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क में रहें। इसराइल और ईरान का संघर्ष तेज हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल की सेना के हमलों और बमबारी से हताहतों की संख्या बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। इसराइल ने बुधवार को संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान के खिलाफ अपना सबसे व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें पूरे दिन 3 बार हवाई हमले किए गए। पहली बार रात में तेहरान क्षेत्र में लगभग 40 ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें सेंट्रीफ्यूज निर्माण स्थल और एंटी टैंक मिसाइल निर्माण केंद्र को निशाना बनाया गया। 3 प्रमुख मिसाइल निर्माण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। शाम के हमले ने पश्चिमी ईरान में सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्च और भंडारण स्थलों को निशाना बनाया। लगातार बमबारी ने तेहरान और अन्य ईरानी शहरों से बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा दिया है। ईरानी अधिकारियों और मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से कम 585 लोग मारे गए हैं और 1300 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें से कई आम नागरिक शामिल हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि इसराइल के हमलों ने 2 सेंट्रीफ्यूज निर्माण स्थलों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। इस बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका के किसी भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से पूरे पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध भड़क उठेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। उन्होंने ईरान के बिना शर्त समर्पण की भी मांग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कल न्यूयॉर्क में ईरान के बारे में एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इसराइल के रक्षा महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बरम के साथ फोन पर बातचीत में पश्चिम एशिया में वर्तमान हालात पर चर्चा की। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में पश्चिम एशिया में शीघ्र शांति और स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर बल दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 2028-29 तक फिनटेक बाजार $400 अरब से अधिक का हो जाने का अनुमान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में देश में फिनटेक क्रांति आएगी। नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय फिनटेक नवाचारों में जो क्षमता है, उससे उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुलेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कल कई प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू की स्वैच्छिक डी लिस्टिंग के लिए नए ढांचे को मंजूरी दी गई है। अगर शेयरधारक मंजूरी देते हैं तो पीएसयू को अब शेयर बाजार से आसानी से हटाया जा सकता है। अधिक से अधिक दीर्घकालिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए सेबी ने उन विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को भी सरल बनाया है जो विशेष रूप से सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। स्टार्टअप संस्थापकों को अब कंपनियों के लिए आईपीओ आने के बाद भी अपने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना को बनाए रखने की अनुमति होगी। 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। गुजरात में 2, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1-1 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मतों की गिनती सोमवार को होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश में खेलों में बड़े स्तर पर बदलाव आया है।
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति जैसी पहलों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। इससे वैश्विक खेल आयोजनों में भारतीय पदकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पैराथलीट और एशियाई पैरालंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड के सदस्य दीपा मलिक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सरकार के बहुआयामी कदमों की सराहना की। पैरा खेलों की बात करूं, डिसेबिलिटी एक्ट आया जिसके तहत 21 सात से बढ़ाकर 21 दिव्यांगताओं को उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत लिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ और साथ ही में लगता हुआ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक शब्द अपंगों को दिव्यांग उनके सम्मान में, तो एक ऑटोमेटिक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जहां पे दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन के साथ ऐतिहासिक बनाने के लिए ग्राम पंचायतें पूरी तरह तैयार हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की थी कि वे पंचायत क्षेत्र के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री मोदी ने उनसे योग को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। जाने माने पर्यावरणविद, वन्य जीव विशेषज्ञ और पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में निधन हो गया। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना जीवन वन, वन्य जीव और साहित्य संरक्षण को समर्पित कर दिया। झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मंगलवार तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल केंद्र का उद्घाटन किया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद प्रियंका। पाकिस्तान पर भारत को न मध्यस्थता स्वीकार थी, न है, न कभी करेंगे। अमेरिका के दबाव में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम रोकने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। अमर उजाला ने लिखा है, ट्रंप से बोले मोदी, भारत की सख्त कार्रवाई के बाद घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान, व्यापार की इसमें कोई भूमिका नहीं। इजराइल ईरान संघर्ष पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, ट्रंप की आत्मसमर्पण की धमकी को ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने किया खारिज, पहली बार इजराइल पर ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, नौसेना के बेड़े में आया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अर्नाला दुश्मन की पनडुब्बियों को करेगा तबाह। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। दैनिक भास्कर की खबर है, केदारनाथ के लिए हेली सर्विस 23 जून से बंद, बुकिंग रोकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली क्रोएशिया यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया और आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे मानवता का दुश्मन बताया। भारत और क्रोएशिया ने कृषि, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना के लिए समझौते किए। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत 110 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर पहली विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंची। ईरान में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने से इसराइल ईरान संघर्ष तेज, ईरान ने चेतावनी दी, इससे व्यापक युद्ध शुरू होगा। और सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की डीलिस्टिंग और सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश में सुविधा सहित प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।